आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर से। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के रीजंस जो थे वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो था उसकी सिचुएशन का इफेक्ट इंडिया में पड़ा था, और फाइनली जब उसका रिजल्ट हुआ, जो भी उसका रिजल्ट हुआ था, उसकी जो ट्रीटीज़ हुई थी उसके अकॉर्डिंगली जब इंडिया में भी जो है वो एक्स-ला चैपल के थ्रू यहाँ पे भी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो थी वो ख़त्म हो गई थी। अब ना हम सेकेंड कार्नेटिक वॉर कर रहे हैं, तो यू हैव टू नो the influence of foreign powers as well as the indigenous ruler in this war। तो सबसे पहले सेकेंड कार्नेटिक वॉर कब हुई थी? तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 और 1754 के बीच में हुई थी। इस वॉर में इंग्लिश और फ्रेंच दोनों फॉरेन पावर्स जो थी वो इन्वॉल्व थी। इनके अलावा जो इंडिजीनियस रूलर्स थे हैदराबाद और कार्नेटिक के, वो भी जो थे वो इस वॉर में जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो सिचुएशन, जब भी आप कोई वॉर पढ़ते हैं तो यू हैव टू नो अबाउट द बैकग्राउंड और द सिचुएशन ऑफ दैट वॉर, कि ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से ये वॉर हुई। तो सिचुएशन क्या थी कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है कि जो रूलर्स होते हैं या फिर जो नवाब या निज़ाम होते हैं, तो उनकी जगह नेक्स्ट निज़ाम या नेक्स्ट नवाब कौन आएगा, तो उसको बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट, उसको बोला जाता है सक्सेशन। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेके जो था वो प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उसके लिए ये दो एरियाज थे जहाँ पे सक्सेशन की प्रॉब्लम थी, एक थी हैदराबाद और एक थी कर्नाटका। तो मैंने ये मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि ये पूरा एरिया जो कोरोमंडल कोस्ट था उसको हम कार्नाटिक बोलते थे, और जो उसके साथ एग्जिस्टिंग एक और टेरिटरी थी जिसको हम हैदराबाद बोलते हैं। कार्नेटिक को जो रूल करते थे या कार्नेटिक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे, उनको जो है वो बोला जाता था यहाँ पे नवाब, और जो हैदराबाद के होते थे उनको निज़ाम बोला जाता था। ये क्वेश्चन भी जो है वो आ चुका है, आई थिंक ऑप्शनल में आया है ये, कि उनको हैदराबाद के जो हेड होंगे उनको क्या बोला जाएगा और कार्नेटिक के हेड जो होंगे उनको क्या बोला जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद जो थी वो एक सेमी ऑटोनमस इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी थी। सेमी ऑटोनमस क्यों? क्योंकि इससे पहले ये मुगल्स जो थे ये उनकी टेरिटरी का पार्ट बनाते थे, लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सी टेरिटरीज जो थी, मुगल टेरिटरीज के जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी जो गवर्नर थे, मुगल गवर्नर थे, वो थे आसफ जाह, जिनको निज़ाम उल मुल्क कहते थे। इट वॉज द टाइटल, ये टाइटल दिया गया था उनको निज़ाम उल मुल्क का, और जो वो यहाँ के फर्स्ट जो थे वो निज़ाम थे। उन्होंने ही अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था और एक सेमी ऑटोनमस स्टेट जो थी वो बनाई थी। अब हुआ ये कि निज़ाम उल मुल्क की जब डेथ होती है, आसफ जाह की जब डेथ होती है, तो वहाँ पे सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो जाता है। सक्सेशन वॉर कैसे स्टार्ट होता है कि जो निज़ाम उल मुल्क के जो बेटे हैं नासिर जंग, उनको वहाँ का नेक्स्ट निज़ाम बनाया जाता है, और जो उनके ग्रैंड सन यानी जो उनकी डॉटर के जो सन होते हैं वो होते हैं मुजफ्फर जंग, जो क्लेम करते हैं कि भाई मुझे निज़ाम बनना था, आपने नासिर जंग अपने बेटे को निज़ाम कैसे बना दिया। ठीक है, तो इसको लेके यहाँ पे एक वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा होता है। ऑन द सिमिलर लाइन कार्नेटिक में भी यही सिचुएशन होती है, और कार्नेटिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि दैट वाज आल्सो द टेरिटरी ऑफ मुगल्स, लेकिन औरंगजेब के बाद यहाँ ये जो टेरिटरी थी ये इंडिपेंडेंट हो गई थी। जैसे हैदराबाद पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो सेमी ऑटोनमस थी, लेकिन कार्नेटिक पूरी जो थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट थी। अब यहाँ का जो पहला नवाब था वो था जुल्फिकार अली, और उसके बाद सादत अल्लाह, जिन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था, और उसके बाद आए थे दोस्त अली। लेकिन दोस्त अली के बाद यहाँ के जो नवाब बने थे वो बने थे अनवरुद्दीन, जो हम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में बहुत डिटेल में उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अनवरुद्दीन जो थे उनको नेक्स्ट नवाब बनाया गया, लेकिन उनकी इस नवाबशिप को क्लेम कर रहे थे जो दोस्त अली के सन इन लॉ हैं, ये यहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई मुझे बनाया जाए, और उनका नाम था चंदा साहिब। तो यहीं से ब्रिटिशर्स को और फ्रेंच जो थे उनको मौका मिल गया। उनको ये यहाँ पे ये लग रहा था कि इनके दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है कि अगर वो जिसको भी सपोर्ट करेंगे और वो नेक्स्ट नवाब या निज़ाम बनता है, तो उस केस में वो उनके हाथ के पपेट्स बन के रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे,
और दूसरा, अगर इस टेरिटरी में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है तो उस केस में इनको ट्रेड में बहुत ज़्यादा जो होगा वो क्या होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत से राइट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच जो है दोनों की क्या होती है, एंट्री होती है। और वो क्या करते हैं कि जो नवाबशिप में उस टाइम पे थे, जैसे नासिर जंग जो थे वो निज़ाम थे, उनको इंग्लिश जो थे वो सपोर्ट करने लगे, और जो मुजफ्फर जंग जो क्लेम कर रहे थे उनको फ्रेंच जो थे वो सपोर्ट करने लगे। सिमिलरली कार्नेटिक में भी जो नवाब थे वो थे अनवरुद्दीन, उनको इंग्लिश सपोर्ट करते, और जो क्लेम कर रहे थे चंदा साहिब उनको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया है कि कौन किसको कहाँ सपोर्ट कर रहा था। तो अगर आपको फ्लो चार्ट अगर आप नहीं बना पाते हो, आपको वैसे ही याद रखना है, तो आप ये याद रख लो कि जो निज़ाम और नवाब थे उस टाइम पे उनको इंग्लिश सपोर्ट करते, और जो क्लेम कर रहे थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब उनको फ्रांस जो था वो सपोर्ट कर रहा था। अब जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो वो दैट सिचुएशन लेड टू वॉर्स, कि उसके बाद क्या होने लगी, वॉर्स होने लगी। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वॉर्स हुई थी। तो सबसे पहले था बैटल ऑफ अंबर। बैटल ऑफ अंबर 1749 में हुई थी। हुआ ये कि जो क्लेम कर रहे थे दो लोग, एक थे चंदा साहिब जो कि कार्नेटिक की नवाबशिप को जो है वो क्लेम कर रहे थे, और मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद की निज़ामशिप को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे। उन्होंने एक अलायंस बनाया फ्रांस के साथ, फ्रेंच के साथ, और इन तीनों ने मिलके अनवरुद्दीन पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। और अंबर में ये हमला हुआ था, इस वजह से इसको बैटल ऑफ अंबर बोलते हैं। और जिसमें अनवरुद्दीन जो हैं उनको डिफीट कर दिया गया था और उनको मार दिया गया था। इस सिचुएशन के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत लो हो गई। क्यों? क्योंकि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे उसको तो इन सारे अलायंस ने मिलकर मार दिया, तो इस वजह से बहुत लो फील करने लगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ इस वॉर का कि जो मुजफ्फर जंग थे वो तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बनेंगे, निज़ाम बनेंगे हैदराबाद के। मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन के बेटे थे, उनका क्या हुआ कि वो त्रिचेनोपल्ली में भाग गए। त्रिचेनोपल्ली एक फोर्ट है मद्रास में, ये वहाँ पे भाग गए क्योंकि इनको लग रहा था कि इनके फादर को अगर मार दिया गया है तो नेक्स्ट वारी जो थी वो इन्हीं की थी, इसलिए वे वहाँ भाग गए। हुआ ये कि ड्यूप्लेक्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा जो थी वो वहाँ पे हाई हो गई कि ड्यूप्लेक्स ने इतना सब कर लिया। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ड्यूप्लेक्स ने बहुत सी टेरिटरीज जो थी उसको एक्वायर्ड कर लिया, जिसमें मुग़ल टेरिटरीज, खासकर जो इस एरिया में मुग़ल टेरिटरीज थी वो सारी की सारी मुजफ्फर जंग ने उठा के किसको दे दी, ड्यूप्लेक्स को। और ड्यूप्लेक्स जो था ही बिकेम द गवर्नर ऑफ मुग़ल टेरिटरी साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। इसके साथ साथ पौंडीचेरी ऑलरेडी फ्रेंच के पास था और उसका आसपास का जितना भी एरिया था उसको भी इसने एक्वायर्ड कर लिया, और तो और उड़ीसा कोस्ट जो था उसको भी सीड कर दिया गया। ठीक है, जो वहाँ के जो निज़ाम जो था उसने वो पूरा का पूरा उनको सीड कर दिया। अब इंग्लिश जो थे वो इतनी लो पोजीशन पे आ गए तो वो कुछ ना कुछ तो करते अपने लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी ही अल्टीमेट डिसीजंस उन्हीं को लेने पड़ते थे। तो वहाँ से जो इनके जो एक मास्टरमाइंड थे जिसको बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव, ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, उनको बुलाया गया। और जब रॉबर्ट क्लाइव अपनी फोर्सेस के साथ यहाँ पे इधर मद्रास में पहुँचते हैं तो उन्होंने एक बहुत स्ट्रैटेजिकली पूरी सिचुएशन को जो है वो संभाला। वो कैसे संभाला कि थोड़ी सी सिचुएशन अब और चेंज होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि जो मोहम्मद अली थे वो त्रिचेनोपल्ली फोर्ट में छुपे हुए थे, तो फ्रांस जो थे उन्होंने क्या किया कि इसी बीच में मुजफ्फर जंग जो थे जिनको इन्होंने निज़ाम बनाया था उनकी डेथ हो जाती है, उसकी जगह वो सलाबत जंग को नया निज़ाम बनाते हैं। और साथ ही साथ ये सारी फोर्सेस फ्रांस की भी और इसकी सलाबत जंग की जो फोर्सेस थी ये सारी की सारी त्रिचेनोपल्ली पहुंचती है, जहाँ पे कौन था, मोहम्मद अली था, और उसको पूरा ये घेर लेते हैं। अब जब रॉबर्ट क्लाइव पहुंचते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव को अगर हम सिचुएशन के हिसाब से देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव को सबसे पहले कहाँ पहुंचना चाहिए था, त्रिचेनोपल्ली, क्योंकि उनका जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे वो वहाँ फंसा हुआ था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा जो थे वो चालाक थे, उनको पता था कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत मास्टर स्ट्रोक चलाई और वहाँ पे क्या किया उन्होंने कि जो आरकोट था, आरकोट वॉज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक, उसी को जाके क्या कर लिया, घेर लिया।
तो ऑब्वियस सी बात है जो कर्नाटक का जो नवाब होगा वो दौड़ेगा वहाँ पे जाएगा कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने क्या किया, आरकोट को जाके पूरी तरीके से घेर लिया और उसके बाद सीरीज ऑफ बैटल्स होने लगी। इसकी वजह से जो मोहम्मद अली थे उनके अंदर भी बहुत सा एक विश्वास जाग गया कि अब ब्रिटिशर्स आ गया मेरी मदद करेंगे। तो इस सीरीज ऑफ जो होने लगी बैटल्स होने लगी, उसमें चंदा साहिब जो कि फ्रांस जिनको सपोर्ट कर रहा था उनको मार दिया जाता है ब्रिटिशर्स की तरफ से। इसके बाद फ्रांस जो था उनकी पोजीशन बहुत लो हो गई क्योंकि उनको बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ इस पूरी बैटल में। अब क्या होता है, अब ये होता है कि फ्रांस जो थे उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं गवाया और उन्होंने 1754 में ड्यूप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया कि भाई अब आप आ जाओ, आपने बहुत फाइनेंशियल लॉस करवा दिया है और जो इंग्लिश जो है वो इस टाइम पे बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है, तो हम फर्दर अब इस वॉर को आगे नहीं लेके जा सकते। और एक नए गवर्नर जनरल, फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भेजा गया जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट गोदियो। उनको भेजा गया और उनको भी पता था कि अब हम ज़्यादा इस वॉर को आगे नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशंस वहाँ पे स्टार्ट हुई और फाइनली ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ में सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो थी वो ख़त्म हो गई, वो एंड हो गई। बहुत बार क्वेश्चन आपको आ चुके हैं कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर किस ट्रीटी के साथ खत्म हुई थी, एंड दैट वाज ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। और सेकेंड कार्नेटिक वॉर किस ट्रीटी के साथ खत्म हुई, दैट वाज ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के प्रोविजंस क्या थे कि अब फ्रांस और इंग्लिश एक दूसरे की टेरिटरीज में इंटरफेयर नहीं करेंगे और उस टाइम तक जिसने जो भी पोजेशन किया है टेरिटरी का वो उनके पास ही रहेगा। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर जब हुई थी तो उसका जो इन्फ्लुएंस था वो एक्सटर्नल था, ठीक है, वो जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। लेकिन उसका जब रिजल्ट निकला था तो वो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के साथ खत्म हुई थी। उसमें फ्रांस की जो पोजीशन थी वो बड़ी हाई थी। सेकेंड वाले जो कार्नेटिक वॉर थी उसमें इंटरनल इन्फ्लुएंस की वजह से ये वॉर हुई थी और इसकी ट्रीटी जो थी वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के साथ ये खत्म होता और यहाँ पे फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो गया था और ब्रिटिशर्स जो थे वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गए थे साउथ इंडिया में फ्रांस के अगेंस्ट। तो अब थर्ड में किस तरीके की सिचुएशन होती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थर्ड कार्नेटिक वॉर, दीज वॉर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मेन्स। दोनों जगह ये वॉर्स आती हैं। अगर इफ़ यू हैव ए एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, तो अगर आप ये स्ट्रक्चर भी बना के आ जाते हैं तो यू कैन फेच ए वेरी गुड मार्क्स बिकॉज स्ट्रक्चर मीन्स अ लॉट इन योर एग्जामिनेशन। नाउ इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वैक्सीनेशन जिन ने नहीं करवाई है आपने अपने स्लॉट बुक्स करवाइए और वैक्सीनेशन करवाइए। मीनवाइल जब तक नहीं होती है वैक्सीनेशन, इनफैक्ट जब हो भी जाती है उसके बाद भी जब आप बाहर जाएंगे तो मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच।